हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एके लर्निंग। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का दूसरा दिन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स है ना, इसको डिस्कस करेंगे। और ये वाला आपको कब हुआ था? ये वाला हुआ था आपका 6 फरवरी को, जो आपका 6 फरवरी 2023 सेम ईयर में जो क्वेश्चन पेपर था, है ना, जो एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर रहेगा ये। तो इसमें हम सीडीपी के पोर्शन को जो है कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन है, वाइल एट टाइम्स, अभी आपको दिख रहा होगा पूरा क्वेश्चन। वाइल एट टाइम्स डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट इंटरसेक्ट in explaining human capabilities, yet which of the following domain of development explicitly discusses intellectual abilities such as problem solving, critical thinking and logical reasoning? देखो, जब भी आपका इंटेलेक्चुअल की बात आएगी, है ना, जब भी आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात आएगी, कहाँ गया तेरा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात आएंगी, तो वो आपके किसके अंदर जाएगा? वो आपके कोग्निटिव के अंदर जाएगा। ठीक है, कोग्निटिव के अंदर जो भी आपके ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, या क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, या ये लॉजिकल रीजनिंग हो गई, ये आपका किसका पार्ट रहेगा? कोग्निटिव का। ठीक है, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आएंगी। देखो, जो फिजिकल वाला है, फिजिकल के अंदर क्या आएगा आपका? जो भी जिनको आप मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ नंबर, लाइक आपकी शेप हो गई, साइज हो गई, है ना, वेट, इस तरीके से, ये क्या है? ये आपका फिजिकल के अंदर आएगा। दूसरा आपका मोटर, मोटर के अंदर आएगा आपके जो ग्रोस मोटर और फाइन मोटर हमने पढ़े थे ना। ग्रोस मोटर के अंदर जो आपकी बड़ी मसल्स काम करती हैं, वो वाले स्किल्स लाइक साइकिलिंग, रनिंग, स्विमिंग, इस तरीके से हो गया। और फाइन मोटर के अंदर आपकी छोटी वाली मसल्स जहाँ पे काम कर रही होती है, लाइक स्टिचिंग हो गया, राइटिंग हो गई, है ना, इस तरीके से। सोशल के अंदर आप किस तरीके से सोसाइटी में एडजस्ट कर रहे हैं ना, आपके जो सोशल वैल्यूज है, जो नॉर्म्स है, इस तरीके से। तो जब भी आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज की बात आएगी तो आपको कहाँ पे जाना है? कोग्निटिव की तरफ रुख करना है। ठीक है, होपफुली आपको पहला जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है ना। जब हम डेवलपमेंट को डिस्कस कर रहे थे तो हमने जाना था कि तो जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाता है। क्या जाता है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, हेड टू टो। अच्छा, इसमें हमने डायरेक्शंस भी पढ़े थे, तो वो कौन कौन से पढ़े थे? एक हमारा था सेफेलोपोडल और एक था कौन सा? प्रोक्सिमो डिस्टल। जो आपका सेफेलोपोडल था वो हेड टू टो जाता है। ठीक है, हेड टू टो है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं, जो डेवलपमेंट होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है आपका। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं। ये फिर यहाँ पे आउटर टू इनर दे, आउटर सेंटर दे दिया ना, बट ये सेंटर टू पेरिफेरी जाता है आपका, है ना। पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, तो उस हिसाब से ये भी गलत हो गया। और जनरल टू स्पेसिफिक जाता है, बट यहाँ पे पहले स्पेसिफिक दे दिया और फिर जनरल, है ना, तो उस हिसाब से ये तीनों ही गलत हुए। बचा कौन सा? हमारा एक, जो हमारा नंबर 1 वाला है, हेड टू टू, है ना, ये आपका हेड टू टू चलेगा। जो डेवलपमेंट है हेड टू टू चलेगा। जो हमारा डेवलपमेंट होता है वो कैसे चलता है ना, इस तरीके से हेड टू टू चलेगा। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्लियर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड डैश इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। कल के क्वेश्चंस में भी हमने डिस्कस करा था। देखो, जब बच्चा प्राइमरी स्टेज में होता है ना, तो वो अपना ज्यादातर टाइम कहाँ पे बिताता है? मतलब इन्फेंसी की हमने बात करी थी, वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बिताता है। तो वहां पे क्या होता है? उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है। ठीक है, तो प्राइमरी कहाँ पे जाएगा? इसमें फैमिली में जाएगा। ठीक है, प्राइमरी आपका किस में चला गया? फैमिली में। तो फैमिली देखो, पहले में तो ये आ गया, फैमिली आ जाएगी, और उसके बाद एंड डैश इज द सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, ये स्कूल। जब इन्फेंसी की स्टेज से बाहर आता है बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड है ना, या लेटर चाइल्डहुड में जाता है, तो वो स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है बच्चा, और फिर वहाँ पे अपने पीयर्स के साथ कोलैब करके बहुत सारी चीजें सीखता है ना, बहुत सारी स्किल्स डेवलप करता है। तो ये किसके अंदर आएगा? स्कूल के अंदर। जो हमारा ये है सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन आपका फैमिली में रहेगा, और जो सेकेंडरी होगा वो आपके घर से बाहर रहेगा। ठीक है, मतलब स्कूल में, पीयर्स में, इस तरीके से। होपफुली आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एज पर जीन पियाजे's थ्योरी, इफ अ स्कीमा डज नॉट प्रोड्यूस अ सेटिस्फाइंग रिजल्ट
देन डैश टेक्स प्लेस। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जब एक बच्चे का जो स्कीमा होता है, स्कीमा क्या होता है, बॉक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, स्कीमा। ये स्कीमा क्या होता है, ये होता है आपका बॉक्सेस ऑफ इन्फो, है ना, मतलब इंफॉर्मेशन। स्कीमा क्या होती है, जिसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी एड ऑन रहती है। और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग अगर आपका जो स्कीमा है वो एक सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आप कंफ्यूज हैं चीजों को लेके, है ना, कंसेप्ट को लेके, तो आप कौन सी स्टेज में होंगे, आप होंगे डिसइक्विलिब्रियम में। कौन सी में, आप होंगे डिसइक्विलिब्रियम में, ठीक है। समझते हैं, जैसे देखो एक बच्चा है छोटा सा, उसको ये पता है कि पानी के अंदर जितनी चीजें होती हैं, मतलब मछली जैसे पानी के अंदर होती है ना, तो जो भी बच्चा मछली पानी के अंदर देखेगा वो क्या कहेगा बच्चा, कि ये भी मछली है। अब सपोज बच्चे ने सेकंड टाइम, है ना, मतलब फर्स्ट टाइम में तो उसने मछली देखी, किसी ने बताया उसको, आपने सपोज बताया, पेरेंट्स ने बताया, टीचर्स ने बताया ये मछली है, पानी के अंदर रहती है ना। बट उसने, है ना, अगले ही दिन पानी के अंदर एक स्वान देख लिया, मतलब बत्तख देखा एक, ठीक है। अब वो पानी के अंदर है, अब बच्चे को ये याद है कि कल हमने जो पानी के अंदर चीज देखी थी, सर ने बताया था या पेरेंट्स ने बताया था, वो मछली है। तो बच्चा क्या सोचेगा कि जो स्वान है वो भी मछली है, ठीक है। तो वो उस बच्चे की कौन सी स्टेज रहेगी, वो उस बच्चे की ये डिसइक्विलिब्रियम वाली स्टेज रहेगी, ठीक है। कौन सी स्टेज रहेगी, डिसइक्विलिब्रियम वाली, ठीक है। होपफुली आपको ये एग्जांपल, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे theory of cognitive development, at which stage do children begin to understand ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है जैसे कि एक बच्चा है सपोज, ठीक है, अगर वो छोटा सा है ना, मतलब जब वो बच्चे छोटे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे बच्चा किसी चीज से खेल रहा है ना, सपोज इस मार्कर से ही बच्चा खेल रहा है, और मैं उसके उसके उससे ये मार्कर लेके, है ना, ऐसे मतलब छुपा लूं ऐसे, है ना, या पॉकेट में रख लूं, या कहीं थोड़ा सा दूर रख दूं, और मैं बच्चे से कहूं कौवा ले गया, है ना, या बिल्ली ले गई, इस तरीके से, तो बच्चा क्या सोचेगा कि ये चीज अब सच में एग्जिस्ट नहीं करती, है ना, ये सच में चली गई, ठीक है। तो उस स्टेज में बच्चा क्या है, अभी तक उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं आई है, ठीक है। बट जब उसको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज बस हमारी नजरों के सामने से गायब हो गई है, तो और अभी वो दुनिया में है ना, मतलब ढूंढेंगे तो मिल जाएगी, तो वो किस स्टेज में, वो क्या होती है, वो आपकी होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस हमने समझा, एट विच स्टेज, अच्छा तो किस स्टेज में आएगी बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस, बिगिन टू स्टार्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस, है ना, तो किस स्टेज में स्टार्ट करता है, तो इसमें सेंसरी मोटर में, ठीक है, जब बच्चा अपने सेंस से सीख रहा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हेन रमन was presented with Heinz dilemma, he responded that Heinz should not steal the money because stealing is a crime and doing so will cause disturbance in society. At which stage of moral reasoning is Raman at present? एक है ना बहुत फेमस है ये डिलेमा, ये हाइंस की डिलेमा है, इसके बारे में ना थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो हाइंस है ना, एक इंसान, एक व्यक्ति का नाम है, हाइंस जो है एक इंसान है, और उनके साथ है ना एक ऐसी सिचुएशन हुई है कि मतलब डिसीजन लेना ना बहुत टफ है उनके लिए। मतलब उसकी जो वाइफ है, हाइंस की एक वाइफ है, वो है ना बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। सपोज तो उनको जो दवाई चाहिए ना ठीक करवाने के लिए, वो बहुत ज्यादा महंगी है ना, इतनी महंगी कि हाइंस अपनी वाइफ के लिए उस मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकता। अब देखो हाइंस के पास दो ऑप्शंस है, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है, या तो वो चोरी करे, है ना, दवाई को, और बदले में अपनी वाइफ को ठीक कर सकता है चोरी करके, है ना, पैसों से या दवाई की चोरी करे। और दूसरा ऑप्शन उसके सामने क्या है कि वो चोरी ना करे, है ना, और एक सीधा साधा इंसान बना रहे, तो क्या करेगा, वो अपनी वाइफ को खो देगा,
है ना। तो दो ऑप्शन है, या तो वो दवाई चोरी करे तो बचा सकता है अपनी वाइफ को, अदरवाइज वो अपनी वाइफ को खो सकता है, खो देगा। ठीक है, तो इस स्टेज में अब हाइंज को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे हाइंज को चोरी करनी चाहिए, है ना, क्योंकि अगर चोरी से किसी की जान बचती है तो वो सही है। ठीक है, लेकिन जो एक अच्छे विचार वाला होगा, है ना, वो क्या सोचेगा कि नहीं भाई ये तो सोसाइटी के खिलाफ है, मतलब जो हमारे रूल्स और नॉर्म्स है उसके खिलाफ है, तो ऐसा तो हमें चोरी तो नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये हाइंस की डिलेमा है। डिलेमा क्या हुआ, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे जो डिसीजन लेना है वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो इस स्टेज में उसको क्या करना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज में डेवलप होता है ना, कौन सी मॉरल रीजनिंग आपको मतलब प्रेजेंट करती है, ये किस स्टेज में आ जाएगा आपको। इसकी जो हाइंस होती है ना, इसकी है ना 3 स्टेजेस होती हैं, उसको हम बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये किसके अंदर आएगा, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन के अंदर आएगा। ठीक है, जब भी आपका रूल्स आ जाए, है ना, क्राइम वगैरह आ जाए, तो आपको कहाँ पे जाना है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन की तरफ। ठीक है, क्योंकि जो हाइंस होगा वो क्या करेगा, लॉ का उल्लंघन करेगा। ठीक है, लॉ को तोड़ेगा। होपफुली इतनी बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ये लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्कीज आइडियाज। लेव वाइगोत्स्की के आइडिया के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सही है। देखो, जब भी आपको लेव वाइगोत्स्की दिखते हैं ना, वाइगोत्स्की क्या करते हैं, उनकी सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना, तो सोसाइटी से और कल्चर से जो बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है ना, या वहां से वो सीखता है। तो देखो, सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट्स टू लर्निंग। आइसोलेशन मतलब आप सोसाइटी से अलग कर देंगे, नहीं। जो वाइगोत्स्की हैं वो तो सोसाइटी में इन्वॉल्व होने की बात करते हैं ना, इन्वॉल्व होने की। नेक्स्ट है, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर्स। मतलब जो बच्चा है वो बिना सपोर्ट के ही अच्छा सीख सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं। आपको बच्चे को जो है एक टाइम के बाद अगर आप उसको बेस्ट चीजें सिखाना चाह रहे हो तो आपको सपोर्ट डेफिनेटली देना पड़ेगा। ठीक है, क्यूज एंड हिंट्स इम्पीड पेज ऑफ लर्निंग। अच्छा, कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। देखो, इसमें जो आपका ये डी वाला ऑप्शन है ना, डी इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, और पेडागोजी में हमें हमेशा बेटर ऑप्शन चूज करना होता है। ठीक है, जो वाइगोत्स्की हमारे वो कल्चरल टूल्स की बात करते हैं ना, कल्चरल टूल्स कंट्रीब्यूट टू द लर्निंग प्रोसेस। जितना ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व हो गया ना, वहां से वो चीजें सीखेगा, चीजें गेन करेगा, वहां से उसका जो है डेवलपमेंट चलता रहेगा। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इन अकॉर्डेंस विद लेव वाइगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोमोट्स लर्निंग। तो टीचिंग लर्निंग को कौन सा प्रोमोट करेगा, पैसिव इमिटेशन, नहीं, ये नहीं करेगा। आप पैसिवली मतलब जो हो रहा है उसको, है ना, बिना समझे आप पैसिवली मतलब एक्टिव नहीं है, उसको कॉपी करे जा रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग, देखो वाइगोत्स्की दिखते ही आपको क्या करना है, ग्रुप की तरफ भागना है ना। कोऑपरेटिव लर्निंग जहां पे कोऑपरेट करके सीखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव लर्निंग। आगे चलते हैं, साइमल्टेनियस रिस्पॉन्स कंडीशनिंग, ये एक अलग थ्योरी है, इसको अलग से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 समझो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एडवोकेट्स फॉर। जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यूज ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इनकलकेटिंग एंटिटी बिलीफ ऑफ एबिलिटी। देखो, जब भी आपको चाइल्ड सेंटर्ड कहीं पे वर्ड दिख जाए, या इंक्लूसिव एजुकेशन की हम जब भी बात करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक तो इंक्लूजन होता है वहां पे, है ना, हर एक टाइप का बच्चा, और हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनको हमेशा हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस, हावर्ड गार्डनर की ने अपनी थ्योरी में जो है 8 टाइप्स के इंटेलिजेंस की बात करी है, उस पर आ जाएगी जल्दी ही वीडियो, है ना। वो क्या कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर कोई एक, या मतलब 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस होती है, किसी के अंदर कोई सी भी मिल सकती है। ठीक है, तो लेवल्स आर सेम अमंग ऑल चिल्ड्रन, वो तो अलग अलग की बात करते हैं ना। इज अ जनरल एबिलिटी विच हैज नो बायोलॉजिकल बेस, ऐसा तो कुछ नहीं कहा उन्होंने। इज फिक्स्ड फ्रॉम द बर्थ एंड डज नॉट
गेट इम्पेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, नहीं, एनवायरमेंट फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के लिए भी। इज ऑफ मेनी काइंड्स एंड इंडिविजुअल पोजेस डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट इंटेलिजेंस। हाँ, ये वाला लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये वाला बेस्ट ऑप्शन है। ये क्या कहेंगे, हाँ अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती है और हर एक के अंदर अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस पाई जा सकती है। किसी के अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस हो सकती है, किसी के अंदर लिंग्विस्टिक हो सकती है ना, किसी के अंदर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझो। बॉयज आर वेरी पावरफुल एंड टफ एंड गर्ल्स आर सॉफ्ट एंड सेंसिटिव। जो लड़के हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं ना, कोमल होती हैं, सेंसिटिव होती हैं। ये क्या है, सच स्टेटमेंट स्ट्रेंथन। तो ये एक आपका जेंडर स्टीरियोटाइप है या जेंडर बायस वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। आपको जहाँ पे भी ऐसी स्टेटमेंट दिख जाए कि लड़के ज़्यादा पावरफुल हैं या लड़कियाँ कम ताकतवर हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। और ये जेंडर स्टीरियोटाइप वाला हर एक सीटेट में रिपीट जरूर होता है। क्वेश्चन तो वैसे मोस्टली बहुत सारे रिपीट होते हैं, बट ये जेंडर स्टीरियोटाइप आपको जरूर मिल जाएगा, है ना। इंक्लूजन का जरूर मिल जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जरूर मिल जाएगी, एनसीएफ वगैरह, ये कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं जो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स ऑफ चिल्ड्रन शुड नॉट बी एड्रेस्ड बाय प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू लर्न इन मल्टीपल वेज। बिल्कुल ये हो सकता है फर्स्ट वाला। गिविंग देम चांसेस टू एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज शुड नोट बी एड्रेस्ड। अच्छा, यहाँ पे नोट है ना, तो नोट होते ही आपको क्या कर लेना है, सावधान हो जाना है। नोट ना कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा या एड्रेस नहीं होगा। तो देखो ये तो है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन टू देम इन मल्टीपल वेज। अगर आप बच्चों को कुछ कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो ना, कुछ प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको मल्टीपल वेज में देने हैं जिससे बच्चा समझ सके, ठीक है। अगर एक मेथड से तरीके समझ नहीं पा रहा है ना, तो आप दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली समझ जाएगा। गिविंग देम चांसेस टू एक्ट ऑन इंफॉर्मेशन इन मल्टीपल वेज, ये भी सेम ही है। प्रोवाइडिंग देम अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन वर्क यूजिंग मल्टीपल वेज, ये भी है। लेबलिंग एंड स्ट्रेंथिंग, सॉरी, सेग्रीगेटिंग देम इन मल्टीपल वेज। देखो ये गड़बड़ कर दी इसने, है ना। हमें बच्चे को कभी भी लेबल या उसको है ना सेग्रीगेट नहीं करना होता एज अ गुड टीचर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये नोट से ये आ जाएगा, ठीक है। लेबल वाला ऑप्शन से आपको दूर भागना है बिल्कुल। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, असेसमेंट शुड बी डन मेनली टू। असेसमेंट क्यों होना चाहिए ना, असेसमेंट का मेन एम या क्या हम कह सकते हैं कि क्या होना चाहिए, इंड्यूस फियर अमंग स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्स। बच्चे के अंदर एग्जाम्स का डर बैठाना, नहीं भाई, फिर तो बच्चा अच्छे से, हम एग्जाम्स हम लेते क्यों हैं, ताकि हम बच्चे को, नहीं, असेसमेंट जो होता है ना, असेसमेंट का जो वो होता है, अगर बच्चा एग्जाम्स के डर से डरेगा तो फिर उसका असेसमेंट लेने का कोई फायदा नहीं है ना, वो डर जाएगा, सहमा सा रह जाएगा, तो फिर असेसमेंट का कोई फायदा नहीं रह जाएगा वहाँ पे। सेकंड हमारा, आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ्स एंड चैलेंजेस टू ऑप्टिमाइज लर्निंग। हाँ ये हो सकता है, ये बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल है, सॉरी बढ़िया ऑप्शन है। बाकी के देख लेते हैं। प्रोमोट एंड डिटेन, प्रोमोट और डिटेन करने के लिए सिर्फ नहीं होता है असेसमेंट। असाइनिंग रैंक्स, हमें रैंक्स भी असाइन नहीं करनी होती कि आप फर्स्ट हो आप सेकंड हो और बाकी के सब लूजर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जो इसमें आपका बी वाला ऑप्शन है ना, बी इज द परफेक्ट, ठीक है। हमें बच्चों की स्ट्रेंथ पहचाननी होती है ना, उनकी लर्निंग में कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको पहचान के उनको इम्प्रूव करवाना होता है असेसमेंट के थ्रू, ठीक है। असेसमेंट लिया ही इसीलिए जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, यू वांट टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमंग योर स्टूडेंट्स। आपको अपने बच्चों के अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को जो है प्रमोट करना है, ठीक है। टू डू सो, तो ऐसा करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स शुड यू एनहेंस। तो ऐसा करने के लिए आप कौन सी स्किल को एनहेंस करोगे, कन्वर्जेंट थिंकिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोट मेमोराइजेशन या फिर पैसिव इमिटेशन। यू शुड एनहेंस है ना, मतलब
आपको क्या करना है, पहले अपने खुद खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट करना है। सपोज मैं किसी कंसेप्ट को पढ़ा रहा हूँ बच्चे को, है ना, और मैं एक ऐसा तरीका यूज कर रहा हूँ जिससे सिर्फ 2 बच्चों को समझ में आ रहा है या सिर्फ 4 बच्चों को समझ में आ रहा है, बाकी सबके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है या फिर वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने अंदर रिफ्लेक्ट करना होगा कि मैं अगर किसी और तरीके से, मतलब किसी बेटर तरीके से समझा सकता हूँ तो मुझे वो ट्राई करना चाहिए, ठीक है, जिससे सभी बच्चों को क्लियर हो सके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18। इन ऑर्डर टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन, है ना, आपको सक्सेसफुली जो है सक्सेसफुल करना है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लर्निंग इम्पेयर हियरिंग इम्पेयरमेंट। अ टीचर शुड, आपकी क्लास में है ना एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है, हियरिंग मतलब जिस एक ऐसा बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो आप उसको कैसे इंक्लूसिव बना सकते हो क्लासरूम को? यूज लेक्चर मेथड फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। देखो अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो अगर आप लेक्चर मेथड से अपना कंटेंट डिलीवर करे जा रहे हो ना, उसको बोले जा रहे हो, बट वो तो सुन ही नहीं सकता ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है लेक्चर मेथड का। सेकंड है यूज ओरल टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आप ओरल टेस्ट ले रहे हैं, बच्चा आपकी बातों को नहीं सुन पा रहा है ना, आप उससे पूछे जा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, तो ये भी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ साइन लैंग्वेज इन क्लास। आप साइन लैंग्वेज को बैन कर दोगे, है ना, रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। अब देखो बच्चा अगर सुन नहीं सकता तो आप उसको बताने के लिए आपको साइन लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। एंश्योर दैट ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विद विजुअल प्रेजेंटेशन। देखो जब भी एक हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है ना, जिसको सुनाई नहीं देता है बट वो देख तो सकता है, तो उसके साथ आप विजुअली इंटरेक्शन कर सकते हो, ठीक है, मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन दोगे। जैसे सपोज ये अभी यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड है ना, तो अभी मतलब यहाँ पे ओरली भी चल रहा है और साथ साथ विजुअल भी चल रहा है, ठीक है। आप उसको सपोज एप्पल का कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हो तो आप उसको एप्पल दिखा सकते हो ना, वो एप्पल देख के समझ जाएगा उसको, उसके बारे में फिर वो और चीज अपनी तरफ से एड ऑन करने की कोशिश करेगा अपनी लैंग्वेज में, या जैसे भी सपोज वो साइन लैंग्वेज यूज करके बता रहा है तो इस तरीके से, ठीक है। तो ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी चलेगा, तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा इसमें से बेस्ट रहेगा? लैक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। नहीं ऐसा तो नहीं है, लैक तो नहीं करते बिल्कुल, जो गिफ्टेड होते हैं वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं ना। रिस्पॉन्ड मच स्लोअर, बहुत ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसा भी नहीं है, जो गिफ्टेड होता है वो तुरंत 1 मिनट के अंदर आंसर दे देता है ना। विड्रॉ वेरी क्विकली इफ टास्क इज चैलेंजिंग, और अगर उनको टास्क चैलेंजिंग दे दिया तो बहुत ज़्यादा हार मान जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो चैलेंजिंग टास्क को करना पसंद करते हैं, ठीक है। सो एगरनेस टू फाइंड सॉल्यूशन, हाँ ये वाला, जो गिफ्टेड बच्चा होगा वो क्या करेगा, इंटरेस्ट दिखाएगा किसमें, सॉल्यूशंस निकालने में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है नेक्स्ट हमारा। असर्शन और एक रीजन है, इसका हमें असर्शन और रीजन दोनों चेक करना होगा, ठीक है। तो अ टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, एक टीचर को जो एनकरेज करना है कोलैबोरेट के लिए। डू ग्रुप वर्क एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव लर्निंग, एक टीचर को स्टूडेंट्स को एनकरेज करने के लिए कोलैबोरेट करवाता है ना, और ग्रुप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग हो जाए ताकि बच्चों की, है ना, कोऑपरेट करके सीखे बच्चे। तो इसमें रीजन क्या दिया है, लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली, हाँ ये बिल्कुल सही रीजन दिया है। देखो जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, वो एक सोशल एक्टिविटी होती है ना, मतलब जैसे आप अकेले हैं, आप एक सम को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, या आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आप उसको सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, तो आप अपने माइंड से, आपके माइंड में एक सॉल्यूशन हो सकता है ना, या 2 आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा, बट लिमिटेड आएंगे। बट अगर मान लो वहां पर 4 जने बैठे हैं तो हर एक बंदा अपने अपनी, है ना, अलग राय देगा, है ना, उसके माइंड में कुछ और सॉल्यूशन आएगा, दूसरे के माइंड में कुछ और आएगा, तो वहां से आप 4 एक्स्ट्रा जो है सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अलग अलग तरीकों से, मल्टीपल वेज से आप क्या कर पाओगे, सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर पाओगे, है ना।
तो इस तरीके से बेहतर लर्निंग हो पाएगी। तो इसमें बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये जो आपका ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन व्हाट वेज शुड ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस कैरीड बाय स्टूडेंट्स बी एड्रेस्ड बाय द टीचर। अगर बच्चा है ना वो ऑल्टरनेट्स दे रहा है उसके किसी कंसेप्ट के, तो एक टीचर को किस तरीके से एड्रेस करना है। ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस शुड बी इग्नोर नहीं। अगर एक बच्चा है ना वो ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस दे रहा है किसी एक क्वेश्चन के, है ना, किसी एक प्रॉब्लम के, वो जो है बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहा है, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है ना, बिना किसी डिस्कशन के आपको इग्नोर नहीं करना है कि आपने देखा, मतलब आप किसी एक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल उसी तरीके पढ़ ही गए, नहीं भाई मैंने ऐसे समझाया आप ऐसे ही समझाओ, इस तरीके से नहीं होता। वो उसके माइंड में जो चल रहा है उसको एक्सप्लोर करने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू शेयर ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। ये फिर वही सेम बात आ गई है ना, ऐसा नहीं है कि आप उसको रिस्ट्रिक्ट करोगे, आपको शेयर करने देने उसके खुद के एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज्ड टू शेयर देयर आइडियाज एंड दीज शुड बी डिस्कस्ड ट्रूली। स्टूडेंट्स को आप एनकरेज करोगे उनके आइडियाज शेयर करने के लिए, है ना, और उसको डिस्कस करोगे डीप में, है ना, तो बिल्कुल ये हो सकता है। स्टूडेंट शुड बी पनिश्ड नहीं, पनिश नहीं करना भाई। अगर आपने क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने ऑल्टरनेट दे दिया, है ना, या गलत भी आंसर दे दिया, तो आपको उसको पनिश नहीं करना है ना, गलत ही तो आंसर दिया, क्या हो गया, ये देखो। तो इसमें हमारा जो डी वाला सी वाला जो चलेगा, है ना, जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बेस्ट रहेगा। ठीक है, आपको बच्चे को एनकरेज करना है ताकि वो मल्टीपल सॉल्यूशंस ला सके। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is an example of extrinsic motivation। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कौन सा होता है? देखो, एक तो होता है आपका इंटरनल मोटिवेशन और एक होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन। ठीक है, इंटरनल मतलब आप खुद से अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कुछ करना चाह रहे हैं, और एक्सटर्नल कौन सा, आप किसी रिवॉर्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन सा है? लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, है ना, आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं तो उसके लिए आप लर्न कर रहे हैं, तो ये तो इंटरनल है ना। जब भी क्यूरियोसिटी की बात आएगी तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वो इंटरनल का एग्जाम्पल हो जाएगा। लर्निंग टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी खुद की समझ को जो है बेहतर करने के लिए लर्न कर रहे हैं, तो ये इंटरनल का एग्जाम्पल है। लर्निंग टू विन अ कैश प्राइज, आप कैश प्राइज जीतने के लिए जो है सीख रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल है और एक्सटर्नल ही पूछा है, तो हमें ये इसके साथ जाना है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब आपको किसी ने कहा भाई आपको है ना चॉकलेट देंगे, आप सोल्व कर दो इसको, या आपको है ना बहुत सारे पैसे देंगे, है ना, जैसे केबीसी में लोग जाते हैं, है ना, पैसों के लिए जाते हैं, तो वो क्या है, केबीसी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, एक्सटर्नल का भी हो सकता है, बट वो इंटरनल के अंदर भी आ सकता है। कुछ लोग मतलब खुद से उनके अंदर से ये वो मतलब इंटरनल इनका मोटिवेशन होगा कि हम अमिताभ बच्चन जी से मिले, है ना, अमिताभ सर से मिले, या अपनी खुद की नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए जाते होंगे या उसको साबित करने के लिए जाते होंगे, तो केबीसी हम कह सकते हैं किसका एग्जाम्पल हो सकता है, वो एक्सटर्नल का हो सकता है। ठीक है, बट वो इंटरनल में भी आ सकता है कहीं ना कहीं, तो फिलहाल इसके लिए हम कैश प्राइस के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। लर्निंग इज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस्ड बाय, लर्निंग जो है सीखना नेगेटिवली किस तरीके, इनमें से किस वाले ऑप्शंस के साथ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस रहेगा ना। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर, अगर आप बच्चे को स्कैफोल्ड कर रहे हो तो नेगेटिवली तो नहीं इम्पैक्ट होगा ना, वो तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होगा, है ना। कोई कंसेप्ट है, बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं पा रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको स्कैफोल्ड कर दोगे ना, थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, मतलब प्रॉपर आंसर तक जाने के लिए नहीं, थोड़ा बहुत है ना बता दोगे इसमें ये मेथड यूज करेंगे, है ना, या इस तरीके से आएगा इसका सॉल्यूशन, तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग करना, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये तो पॉजिटिव रहेगा। फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, आप होपलेस हैं,
जब देखो, जब आप होपलेस हो जाते हो ना, तो आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हो, है ना। तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस की कमी जब होती है, जब आप होपलेस हो जाते हो, तो वो आपकी लर्निंग को नेगेटिवली इफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है ना, बिल्कुल कर सकता है। तो इसमें ये वाला जो है, ये वाला अभी तक तो है फिलहाल। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट इन स्कूल, आप स्कूल के अंदर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट मतलब कि पोस्टर्स लगे हैं जगह जगह पे, है ना, और उन पे प्रिंट है, स्लोगन वगैरह है, या जैसे आप वो क्लीनलीनेस को लेके, है ना, इस तरीके से प्रिंट छपा हुआ है, तो वो क्या है, प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है। जैसे आप कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं इसका, आप सपोज ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट सिखाना चाह रहे हैं ना, और बच्चे को आपने ले जाके एक ऐसे कमरे में बिठा दिया जहाँ पे दीवार पे बहुत सारे व्हीकल्स हैं, सपोज हेलीकॉप्टर है ना, कार छपी हुई है, बसेस छपी हुई हैं, बोट है, इस तरीके से, तो वो क्या होगा, वो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होगा। लास्ट है इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस एज पर स्टूडेंट्स नीड। आप बच्चे के अकॉर्डिंग जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिवली क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा। बच्चे को जिस तरीके से समझ में आ रहा है, आप उसी तरीके से समझाएंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन था, ठीक, इसमें हमारा था ये फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया होगा, है ना। तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।